हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है ना, मैं पूर्णिमा सिंह स्टडी प्लेटफॉर्म में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज मैं पीजीटी होम साइंस का जो है दूसरा चैप्टर कंकाल तंत्र तथा संधियाँ लेकर के आई हूँ, जिसके महत्वपूर्ण स्मरणीय बिंदुओं पे हम प्रकाश डालेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। मानव एक कशेरुकी प्राणी है। उसको रूप और आकार देने के लिए ढांचे की जरूरत पड़ती है तथा मानव को यह ढांचा अस्थि कंकाल से प्राप्त होता है। कंकाल अस्थियों और उपास्थियों का बना एक ढांचा होता है। अस्थियों और उपास्थियों के बने इस ढांचे को ही सामूहिक रूप से कंकाल तंत्र कहते हैं। ठीक है। अस्थि संस्थान को ही कंकाल तंत्र कहा जाता है। अस्थि संस्थान या कंकाल तंत्र शरीर का वह महत्वपूर्ण तंत्र है जो विभिन्न अस्थियों की पारस्परिक संबद्ध व्यवस्था द्वारा शरीर को आकार, दृढ़ता तथा गति प्रदान करता है। इसके निम्नलिखित दो भाग हैं। पहला है बाह्य कंकाल और दूसरा है अंतः कंकाल। तो बाह्य कंकाल के बारे में जानते हैं। एक्सोस्केलेटन ऐसी संरचना जो शरीर के बाहरी स्तर अर्थात त्वचा पर स्थित होती है, जैसे बाल, नाखून आदि। अंतः कंकाल यह अनेक पृथक पृथक टुकड़ों से बना एक पंजर या ढांचा है। यह अधिकांशतः अस्थियों का बना होता है, जिनके सहयोग के लिए अनेक उपास्थियां भी होती हैं। अस्थि तथा उपास्थि यह दोनों ही सजीव होती हैं तथा इसका निर्माण प्रौढ़ावस्था में उपास्थियों के रूप में होता है। अस्थि तथा उपास्थि ये दोनों ही सजीव होती हैं तथा इनका निर्माण प्रौढ़ावस्था में उपास्थियों के रूप में होता है। अस्थि भवन उपास्थियों से अस्थियों में परिवर्तन की क्रिया ऑसिफिकेशन कहा जाता है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अस्थि छद अस्थियों को ढकने वाले बाल कड़ा आवरण अस्थिदत कहलाता है। ठीक है। अस्थियों को जो ढकने वाला कड़ा आवरण होता है वही अस्थि छद कहलाता है। अस्थि मज्जा अस्थियों के अंदर वह खोखला भाग एक गुदे से भरा रहता है जो कि रक्त के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है, को अस्थि मज्जा कहते हैं। यानी कि जो अस्थियों के बीच में जो खोखला भाग होता है ना, उसके बीच में जो भी गुदा भरा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, अस्थि मज्जा कहते हैं। अंतः कंकाल दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला है अक्षीय कंकाल और दूसरा है अनुबंधीय कंकाल। अस्थि ढांचे को तीन भागों में बांटा गया है। खोपड़ी तथा चेहरा, शरीर का मध्य भाग, धड़, टांगे एवं बाहें। अस्थियों के प्रकार बाहरी रचना के आधार पर प्रकार इस प्रकार हैं। पहला है लंबी अस्थियां, दूसरा है चपटी अस्थियां, तीसरा है छोटी अस्थियां, चौथा है घनाकार अस्थियां और पांचवा है वक्राकार अस्थियां और छठवा है विषम अस्थियां। कंकाल तंत्र के कार्य शरीर को आकृति प्रदान करना होता है। दूसरा है शरीर को गति प्रदान करना और क्रियाशील बनाना। तीसरा है रक्त कणों का निर्माण करना। चौथा है शरीर को दृढ़ बनाना। पांचवा है भीतरी कोमलांगों की सुरक्षा करना, जैसे खोपड़ी, मेरुदंड, पसलियां, वस्ती गुहा व नेत्र कोटर आदि। छठवा है पेशियों को जुड़ने का स्थान देना। सातवां है श्वसन तथा श्रवण में सहयोग प्रदान करना। ये कंकाल तंत्र के कार्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंकाल तंत्र की अस्थियों की संख्या, तो आपकी खोपड़ी में जो है ना, चेहरा और कपाल मिलाकर के कितने होते हैं, 22। कपाल या मस्तिष्क में कितने होते हैं, देखिए पहला होता है ललाटिका,
उसके बाद होता है पार्श्वस्थियाँ, फिर शंखास्थि, पष्ट कपालस्थि, जातुकास्थि और झज्झरास्थि। ये कपाल या मस्तिष्क कोश की अस्थियाँ हैं। चेहरे में जंभिकास्थि, चिबुकास्थि, कपोलास्थि, तालवास्थि, स्पंजी अस्थि, नासास्थि, अश्रु अस्थि, सीरिका या वोमर और हायड, ये आपके होते हैं। और इन दोनों को मिला करके कुल 22 होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। धड़ में कितने होते हैं? तो 64 होते हैं। वक्ष, मेरुदंड और उदर, इन तीनों को मिला करके। वक्ष में होते हैं उरोस्थि, अस्फलकास्थि, जत्रुकास्थि और पसलियाँ। उदर में होते हैं श्रोणीय अस्थियाँ। मेरुदंड में ग्रेव कशेरुक, वक्ष कशेरुक, कटी कशेरुक, त्रिक कशेरुक, अनुत्रिक कशेरुक। इस तरह से हमारे जो है 64 होते हैं मिला करके। उरोस्थि आपकी 1 होती है, अस्फलकास्थि अस्थि 2 होती है, जत्रुकास्थि 2 होती है, पसलियाँ 24 होती हैं। तो इन सबको मिला करके 29 हो गया, 29। और आपका मेरुदंड में ग्रेव कशेरुका जो है 7 होते हैं, वक्ष कशेरुका 12 होते हैं, कटी कशेरुका 5 होते हैं, तिक्र कशेरुका 5 होते हैं, अनुत्रिक कशेरुक जो है 4 होते हैं। तो ये मिला करके ये मेरुदंड में 33 होते हैं और ये 29 होता है इन दोनों को। और ये श्रोणास्थि ये 2 होते हैं। तो इन सबको मिला करके कुल 64 होते हैं। उसके बाद से आता है पाद। पाद में 120 होते हैं, अंग्रांग और पश्चांग। तो अंग्रांग में बाहु जो होते हैं, माने कि बाह जो होता है उसमें प्रगदंडिका होती है, प्रकोष्ठिका होती है, अंत प्रकोष्ठिका होती है। ओके, माने कि 2-2 हम करते हैं इसको, चूँकि एक प्रगंडिका 2 आपके बाजू है तो 2 प्रगंडिका होगी, तो इस तरह से 2-2 ये होते हैं। ओके, उसके बाद से कलाई, मणिबंध 4 + 4 कलाई मणिबंध 4 + 4 तो 16 इसमें होते हैं, मैंने कि दोनों में जोड़ेंगे तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, हथेली में 10 होते हैं। हाथ अंगुलिस्थियाँ इसमें 28 होते हैं, तो ये सब मिला करके जो है 60 होते हैं। और पश्चांग में उर्वास्थि 2, बहिजंघिका 2, अंतःजंघिका 2, घुटने की अस्थि पटेला 2, टखना में गुल्फास्थियाँ 14, प्रपदिकास्थियाँ 10, अंगुलास्थियाँ 28। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और अपनी कॉपी पे अच्छे से इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये 60 होते हैं। तो इस तरह से दोनों मिला करके बाद में 120 होते हैं। ओके, 60। इस प्रकार मानव शरीर के कंकाल तंत्र में कुल जो है 206 अस्थियां पाई जाती हैं। रीढ़ की हड्डी या कशेरुक दंड यह शरीर के लिए आधार का कार्य करता है। यह अनेक छल्ले के आकार की टेढ़ी मेढ़ी अस्थियों की एक श्रृंखला होती है जो पीठ के बीचों बीच गर्दन से प्रारंभ होकर नीचे मल द्वार के 6-7 सेमी ऊपर तक एक स्तंभ के समान फैली रहती है। बचपन में यह 33 अस्थियां होती हैं। बड़े होने पर नीचे की कुछ अस्थियां आपस में जुड़ जाती हैं तथा इस प्रकार यह 26 अस्थियां रह जाती हैं। छोटी छोटी अस्थियां ही कशेरुकाएं कहलाती हैं, जो निम्न प्रकार वर्गीकृत की गई हैं। ग्रीवा प्रदेश की कशेरुकाएं। पहली
एटलस, दूसरी एक्सिस, कुल 7 अस्थियां हैं। दूसरा है वच की कशेरुकाएं, ये 12 होती हैं। कटी प्रदेश की कशेरुकाएं ये 5 होती हैं, आकार में सबसे बड़ी व मजबूत होती हैं। त्रिक प्रदेश की कशेरुकाएं आरंभ में 5 होती हैं, किंतु युवा अवस्था में आपस में मिलकर 1 हो जाती हैं, जैसे त्रिकास्थी कहते हैं। अनुत्रिक प्रदेश की कशेरुकाएं ये आरंभ में 4 होती हैं, जो युवा अवस्था से मिलकर 1 हो जाती हैं, जिसे अनुत्रास्थिक अस्थि कहते हैं। कशेरुकाओं की बनावट या रचना, प्रथम 2 और अंतिम 9 को छोड़कर सभी आकृति समान तथा नगदार अंगूठे के समान है। कशेरुकाएं मोटा एवं ठोस भाग जो अगले भाग का निर्माण करता है। तंत्रिका चाप, इसमें ही सुषुम्ना रहती है। प्रवर्ध 3 उभार होते हैं। घेरे के दोनों ओर के उभार अनुप्रस्थ प्रवर्ध, बीच के नुकीले उभार तंत्रिका कंटक। संधि, मानव शरीर में 2 या 2 से अधिक संधियों या उपास्थियों के जोड़ को संधि कहते हैं। इन जोड़ों या संधियों द्वारा ही हमारे शरीर की अस्थियां एक दूसरे से संचालित रहती हैं तथा शरीर को गति प्राप्त होती है। प्रत्येक अस्थि उत्तकों तथा सौत्रिक बंधनों की पट्टियों द्वारा बंधी रहती है, जिसके कारण ही अस्थि ठीक स्थान पर बनी रहती है तथा क्रियाशील बनी रहती है। चलिए आगे चलते हैं। संधियां रचना और क्रियाशीलता के आधार पर मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। चल संधि या साइनोवियल संधि, दूसरा होता है अचल संधि या तंतु संधि, तीसरा होता है अपूर्ण संधि। चल संधि के बारे में जानते हैं। इस प्रकार की संधि लचकदार स्नायु द्वारा बंधी रहती है। अस्थियों के सिरे लचीली उपास्थि से ढके रहते हैं, जिसके माध्यम से एक पतली दरार पाई जाती है। उपास्थि को बाह्य आघातों से बचाने के लिए उस दरार में एक चिकना तरल पदार्थ भरा रहता है। उदाहरण कोहनी, कूले व अंगुलियां यह कई प्रकार की हैं। चूड़दार, यह कब्जे की भांति कार्य करती हैं, जिसे एक ओर घुमा सकते हैं। उदाहरण कोहनी, घुटना, कलाई व अंगुलियां। कीलदार संधि या धुरीदार संधि, इसमें अस्थि का एक सिरा दूसरी अस्थि के छिद्र में खूंटे की भांति धंसा रहता है, जैसे खोपड़ी। गेंद और पायलेदार संधि, सर्वाधिक गतिशील संधि, इसमें 2 अस्थियां ऐसी जुड़ती हैं मानो गेंद को प्याले में रख दिया गया हो, जैसे जांघ की अस्थि, जैसे फीमर। फिसलने वाली सर्पी संधि, जिस संधि पर एक अस्थि दूसरी के ऊपर उपास्थि की गद्दी के सहारे फिसलती तथा फिसलने वाली संधि या सर्पी संधि कहते हैं, जैसे कलाई की अस्थि तथा मेरुदंड की कशेरुकाएं। पर्याय संधि या सैडल जॉइंट, इस प्रकार की संधि में मुक्त गति संभव होती है। यह संधि की मेटाकार्पस में पाई जाती है, जिसके कारण अंगूठा की अंगुलियां जो होती है, अंगूठा व अंगुलियों के सामने जा सकता है। मैंने अंगूठा अंगुलियों के सामने जा सकता है, इस तरह से ये बनी होती हैं। अचल संधि, इसमें भी प्रकार गति संभव नहीं है, यानी कि दूसरी तरफ अगर हम उसको चाहें कि इसको मोड़ लें तो ऐसा जो है प्रकार गति संभव नहीं है। यह कई प्रकार के हैं। सीवन संधि होती है या कपाल संधि चपटी अस्थियों में पाई जाती है। कीलक संधि या खूंटी गर्त संधि, इसमें अस्थि कील या खूंटे के समान बनी रहती है, जैसे दंत मूल संधि। अपूर्ण संधि, इसमें अल्प संधि या उपास्थि संधि कहते हैं। इस प्रकार की संधियों के मध्य बहुत ही कम या अति सीमित गति संभव होती है। इस प्रकार की संधि को संधान कहते हैं। यह श्रोणी मेखला एवं अंतर कशेरुकाएं संधियों में पाई जाती हैं। चलिए इसका हम क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं।
मानव शरीर की सबसे कड़ी वस्तु क्या है? अस्थियां। अस्थियों के अंदर खोखले भाग में एक गुदा सा भरा रहता है जिसे हम अस्थि मज्जा कहते हैं। अस्थि छद क्या है? अस्थियों को ढकने वाला कड़ा आवरण। उपास्थि कांड्रिन नामक पदार्थ से बनती है। हमारे हाथों व टांगों की अस्थियों के लचीले, लंबे व खोखले होने से क्या लाभ होता है? हाथ, पैर अन्य अंगों से लंबे रहते हैं। इससे काम करने में, जैसे सामान उठाने में लाभ रहता है। इससे शरीर लचीला व दृढ़ बोझ उठाने में समर्थ रहता है। उपयुक्त सभी। छठवां है, अस्थि में अंतर कोशिका द्रव्य पाया जाता है, जैसे कहते हैं से बनता है प्रोटीन, जिसमें प्रोटीन पाया जाता है। हमारे शरीर के किस भाग में टेढ़ी मेढ़ी अस्थियां पाई जाती हैं? रीढ़ में, कनपट्टी में, जबड़ा व तालू में। जत्रुकास्थि हमारे शरीर में पाई जाती है, जो चमगादड़ के आकार की होती है। गोल गोल छोटी अस्थियां शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? कलाई में। खोपड़ी में किस प्रकार की अस्थियां पाई जाती हैं? चपटी। 11वां क्वेश्चन है, कहते हैं कि नवजात शिशु को खड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अन्यथा टांगे घुमावदार हो जाएंगी, गर्दन झुक जाएगी, कमर झुक जाएगी। इनमें से सभी। सोते समय अधिक मोटा या ऊंचा तकिया बच्चों को प्रयोग नहीं करने देना चाहिए। गर्दन की कशेरुकाएं आगे की ओर झुक जाती हैं। ऐसे कौन से कोमल अंग हैं जिन्हें अस्थियां सुरक्षा प्रदान करती हैं? हृदय व फेफड़े। धड़ में कटार के आकार की एक अस्थि पाई जाती है, जिसे कहते हैं उरोस्थि। 15वां है, अस्थि के निर्माण में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऑस्टियोब्लास्ट तथा ऑस्टियोक्लास्ट। इनमें से ऑस्टियोक्लास्ट कोशिकाएं क्या है? इसका आंसर है सी, यह अस्थि का विनाश करती है। वयस्कों में कैल्शियम तथा विटामिन डी की कमी से एक रोग हो जाता है, जिसे ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। हमारे शरीर में एटलस के आकार की अंगूठी की समान रचना पाई जाती है, जिसे शिरोधार कहते हैं। 18वां है, कशेरुका के किस भाग में सुषुम्ना नाड़ी रहती है? आंसर है सी, तंत्रिका चाप। 19वां क्वेश्चन है, 2 कशेरुकाओं के बीच कौन सी संधि पाई जाती है? तो सर्पी व फिसलने वाली संधियां पाई जाती हैं। सीरिका अस्थि कहाँ पाई जाती है? तो नाक के बीच की दीवार में पाई जाती है। चलिए 21वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छक के ऊपर की ओर क्या होता है जिस पर सिरोधार टिकती है तथा जिसके कारण ही हम अपने सिरे को गतिशील कर पाते हैं? खूंटी या कंटक। 22वां क्वेश्चन है, नितंबास्थि में एक गड्ढा होता है जिसमें जांघ की गुरुअस्थि का गोल सिरा गति करता है, जिसे कहते हैं श्रोणि उल्खन। गर्भास्थियां। 23 क्वेश्चन है, गर्भास्थियां 5 अस्थियों के बीच मिलकर बनी है, जो हथेली में पाई जाती है। 24 मणिबंधिका कितनी अस्थियों से बनी रचना है? 8। 5 लंबी व सीधी अस्थियों से मिलकर बनने वाली पैर की अस्थियों को कहते हैं तलुआ। मेरुदंड की त्रिकास्थी हड्डियां जुड़कर एक ही हड्डी का रूप धारण कर लेती हैं, तो ऐसे जोड़ों को सिंकोड्रोसिस कहते हैं, जिनमें गति शून्य होती है। खोपड़ी का जोड़ एक विशेष प्रकार का अचल जोड़ है, जिसमें निचले दांतों जैसे कटाव एक दूसरे में फंस जाते हैं, जिसको जोड़ कहते हैं। धुरीदार जोड़, जिसको जोड़ कहते हैं, वो धुरीदार जोड़ होता है।
साइनोवियल स्राव क्या है? संधियों को चिकना व गति प्रदान करने वाला स्राव है। सर्वाधिक गतिशील संधि कौन सी मानी जाती है? गेंद और पायलेदार संधि। किस संधि में अस्थि का एक सिरा दूसरी अस्थि के छिद्र में खूंटे की भांति धंसा रहता है? कीलदार या घुमावदार संधि। तो अभी और क्वेश्चन है, बस ये लास्ट है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। 31 संधान संधि कौन सी संधि है? अपूर्ण संधि। स्कंधास्थि या अंश मेखला का ऊपरी छोटा या चपटा भाग कहलाता है, जिसमें हंसली संचालित होती है, वो होती है एक्रोमियन प्रवर्ध। 33 प्रत्येक पसली मध्य में अंतर पसेरुका पसी से जुड़ी रहती है। यह मेरुदंड कई छोटी छोटी तथा टेढ़ी मेढ़ी अस्थियों से बना होकर एक शलाका या दंड के रूप में होता है। जैसे हम चल फिर या झुक नहीं सकते, फिर भी बैठ सॉरी लग रही है। चलिए आगे चलते हैं। 34 क्वेश्चन था ना। यदि मेरुदंड कई छोटी छोटी तथा टेढ़ी मेढ़ी अस्थियों से बना होकर एक शलाका या दंड के रूप में होता है, तो इसमें जो है हम चल फिर और झुक नहीं सकते, पीठ पर बोझ नहीं उठा सकते, इधर उधर घूम नहीं सकते। मैंने छोटी छोटी अस्थियों से मिल करके बना है। अगर वो ऐसा नहीं होता, एक लंबा सा छड़ के समान ही अगर हमारा मेरुदंड होता, तो हमें झुकने में दिक्कत होती है, हमें बोझ उठाने में भी दिक्कत होती है, हमें घूमने में भी दिक्कत होती है। तो भगवान ने कितनी अच्छी संरचना की है इस शरीर की, कितना सोच समझ के बनाया है कि मनुष्यों को या फिर जानवरों को भी मैंने कि किस तरह से उनको बनाया कि अपना कार्य वो आराम से कर लें। तो इनमें से सभी इसका आंसर होगा। 35 है उपास्थि या कार्टिलेज मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? तो हाईलाइन, कचाम्ब, श्वेततंतु, इलास्टिक, कार्टिलेज, इनमें से सभी होते हैं। 36 है संहत अस्थि क्या है? तो यह कठोर तथा सघन होते हैं, यह चपटी तथा लंबी अस्थियां पाए जाते हैं, यह सभी प्रकार के अस्थियों में एक पतले आवरण के रूप में पाए जाते हैं, यानी कि सभी। 37 है इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पाया जाता है? कान अस्तर में, कान के अस्तर में पाया जाता है, एपीग्लोटिस में पाया जाता है, यूस्टेशियन नली में पाया जाता है, इनमें सभी में पाया जाता है। 38 हो गया सबसे अधिक मजबूत कार्टिलेज निम्न में से कौन सा है? इलास्टिक। झिल्लियां या कलाएं कितने प्रकार के होते हैं? श्लेष्मक, श्लेष्क और सिरमी, इनमें से सभी। चलिए आगे चलते हैं 40 पे। सिरमी कहाँ पाई जाती है? संधियों तथा जोड़ों पर। 41 है म्यूकस कला के स्राव में क्या पाया जाता है? तो जल, लवण और म्योसिन प्रोटीन। 42 है पूंछ की कशेरुकाएं को किस नाम से जाना जाता है? म्यूकस कला के स्राव से क्या पाया जाता है? में क्या पाया जाता है? तो लवण, म्यूकिस प्रोटीन और जल। 42 है पूंछ की कशेरुकाएं किस नाम से जाना जाता है? तो अनुत्तरिक कशेरुकाओं के नाम से जाना जाता है। 43 है खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? तो 22। वक्ष में कुल कितनी अस्थियां पाई जाती हैं? 29। 45 है उपास्थियां क्या है? उपास्थि क्या है? तो यह एक विशेष प्रकार का पुष्ट उत्तक होता है कि चोट सह सकने की क्षमता होती है। 46 है बहुमेंट संधि क्या है? अचल संधि।
47 है, मानव मस्तिष्क कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार संधि से जुड़ी रहते हैं? ये कोश की अस्थियां परस्पर किस प्रकार संधि से जुड़ी रहती हैं? तो अचल संधि से जुड़ी रहती हैं। 48 है, शरीर में अस्थियों की उपयोगिता है क्योंकि वह शरीर की आकृति तथा गति प्रदान करती है, शरीर के भीतर कोमल अंग की सुरक्षा प्रदान करती है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करती है, उपयुक्त सभी। 49 है, छोटे बच्चों को कशेरुक के दंड में कशेरुकाएँ कितनी होती हैं? 37 है, 37 का है 33, और वो सॉरी 49 का है 33। ओके, 33 कशेरुकाएँ होती हैं। तो ये रहा आपका की ओके उत्तरमाला। तो आप लोग इसे देख लीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए। कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, हर हर महादेव।